अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब बड़ा मुश्किल हो गया है। यकीन करें, तनख्वाहदार तबका रोज़ और तकरीबन दिन के 24 घंटे अपनी माली और माशी परेशानियों के मुतालिक सोचता रहता है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। भाई बस कर दो यार, बस कर दो। अब और मिनी बजट का इंदिया दे दिया। अब आप मुझे सच बताओ, क्या हम एक और मिनी बजट के मुतहम्मिल हो सकते हैं? मैं प्लीज़ आपसे गुजारिश करता हूँ यार, ये प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है, ज़िद छोड़ दो। आप जब तक देखो, जब तक आप वेस्ट के साथ अच्छे अंदाज के अंदर बात नहीं करोगे, उनके साथ दोबारा से ताल्लुकात रवाबित ठीक नहीं करोगे, वो आपका वो हाल करेंगे जो तुर्की का किया। तुर्की थी ना, बड़े अर्तुगल बने हुए थे ना, टेन अर्तुगल सल्तनत उस्मानिया वापस लाएंगे। अमेरिका वालों ने बेड़ा गर्क कर दिया टर्की का। टर्की को देख के खुश होते थे ना, हम टर्की के दोस्त बनेंगे, अर्दुआन के नारे लगाते थे, डिस्को डांस करते थे, अर्दुआन आ गया, अर्दुआन आ गया है। तैयब अर्दुआन हमारे लिए मिसाल है। यकीन करो, उन्होंने टर्की की मईशत को इतने ठुड्डे मारे, जूते मारे, बर्बाद कर दिया टर्की को। जो आप अर्तुगल बने हुए थे, पूरी कौम अर्तुगल बनी हुई थी, अपने कबीले कौमें छोड़ दी थी, सब काई कबीले के लौंडे बच्चे बन गए थे। सॉरी, टेकन वर्ड्स बैक। बात यह कि सब बन गए, पागल हो रहे थे ना टर्की के पीछे। दे हैव डिस्ट्रॉयड टर्कीज इकोनॉमी, दे हैव डिस्ट्रॉयड इट। व्हाई? बिकॉज एब्सोल्युटली नॉट, टर्की वाज आल्सो एब्सोल्युटली नॉट। तो उन्होंने फिर ऐसा बेड़ा गर्क किया टर्की का कि टर्की के लोग परेशान हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिया हमारा, और यार इस्तेसाल ना करो, हमारा बेड़ा गर्क ना करो। टर्की के लीरा का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? आप यार बेवजह महाज नहीं खोलें। क्यों आप ऐसी बिग पावर प्ले के अंदर पड़ रहे हैं? आपने अब ये मिनी बजट लाओगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये मिनी बजट क्यों आएगा? आईएमएफ के फरमाइश पे आएगा, या आपके टैक्स टारगेट मीट नहीं हो रहे, या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पुअर है। क्लियर कट। अभी मैं इदरीस गिगी की तरफ जाऊंगा, जो कि माशी तजियाकार भी हैं, माहौल को देख भी रहे हैं बड़े गौर से। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इदरीस गिगी साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ nobody has the guts to say this, but in reality the Turkey model is an example for those who are showing their defiance to the West. Their revenge will not come in form of weapons, tanks and planes. It will come in the form of devaluation of your local currency, your isolation in the international world, and a mistrust that will be created by Western countries. It is unfortunate कि हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ठीक नहीं है। सर हम ठीक कर लें, मेरा ऐसा ख्याल है, आप अपनी राय दीजिएगा। हम अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ठीक कर दें, मामला ठीक हो जाएंगे। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नो डाउट आपने बात जिस अंदाज में शुरू की है वैसा है, लेकिन हम बीइंग कौम, एक अच्छी कौम, हम हर चीज में उनको यस सर भी नहीं कह सकते हैं। हमें अपनी जो डिग्निटी है, हमारी इज्जत है, उस अपना वकार को बुलंद रखते हुए भी उनसे निगोसिएशंस करने चाहिए। नो डाउट इस वक्त पाकिस्तान बहरान का शिकार है। या मैं तमाम तर इस गवर्नमेंट पे नहीं थोप सकता। ये इंटरनेशनल सिनेरियो है, इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है, जहां पे पाकिस्तान के साथ बहुत सारे दूसरे ममालिक भी इस लपेट में हैं। नो डाउट पिछले 2-3 सालों में जो स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड टाइम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और दूसरी सूबों की गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे पॉलिसीज लाए जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज चलती रही और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पाकिस्तान में आया, बिजनेस बूम किया। इस वक्त पाकिस्तान तकरीबन 23% एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल, 23% एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। आप अगर आईटी के शोबे में और सर्विस इंडस्ट्रीज के शोबे में बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले साल तकरीबन $450 मिलियन US का आईटी सेक्टर ने एक्सपोर्ट किया था और इस रवा माली साल में पिछले 3 महीनों में तकरीबन 550 मिलियन या इससे ज्यादा का एक्सपोर्ट कर चुका है। इदरीस साहब, यहाँ पर मैं थोड़ी माजरत एक छोटा सा लुकमा आपको देना चाहूंगा। सर देखें, ये वाली गवर्नमेंट जो है, इसकी काबीना जो है, दे आर वेरी हाईली इंस्पायर्ड बाय मुशर्रफ। इनफैक्ट if you will see most of the people in cabinet, you would see the same faces that you had seen during Musharraf era. Musharraf also kept this country's integrity alive, but he did negotiate with the West and he did come up with a good deal that did work out for this country.
I think, I don't know. I don't know whether you would agree or you know, or you नहीं। won't agree. जी। देखें, उस वक्त की सिचुएशन अलग थी। उस वक्त उनको पाकिस्तान का साथ चाहिए था। उनको उस वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के रूप इस्तेमाल करने थे। इस वक्त सिचुएशन बदल गई है। इस वक्त उनकी कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान में कि जिसके तहत वो हमारे सामने घुटने टेकेंगे। यही शौकत अजीज साहब थे जो पहले निगोशिएशंस करते थे। अपनी तकरीरों में इन्होंने बोला, हमारी बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग में भी उन्होंने ये बात का जिक्र किया था कि पहले की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में बहुत फर्क है। अभी पाकिस्तान के पास कोई सिक्का नहीं है जिसको यूज करके उनको जो है वो इंस्पायर कर सकें, उनके घुटने टेक सकें। अभी जो जिस बहरान का शिकार है, इस वक्त इंटरनेशनल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। इस वक्त जो है कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है छोटी सी छोटी चीज भी इंपोर्ट करने पे वो है। अभी तक हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरीके से नहीं हो सकी जिस तरीके से होना चाहिए, और इसमें कसूरवार सिर्फ 2-3 सालों वाली गवर्नमेंट का नहीं है। ये 30-40 साल से ये हमारे पास है। अब आप देखेंगे गैस का बुरान है, इंडस्ट्रीज के पास ऑर्डर है। मैं अगर अपनी बात करूं, बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग इकोनॉमिस्ट, हमारे पास काम है, लेकिन इस वक्त ना फ्यूल है, इस वक्त ना गैस है, ना इस वक्त पानी है। इसके माने ये है, the problem exists. जो है फ्लरिश It means the problem exists, and it exists with our current friends, that is China. And China has given us nothing, yet we are beating its drum day and night, and we are dancing to the tunes pa king do chi cho cha to ta po pa. Lekin they have not given us any money. And let's take a short break and be back after the break. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी इदरीस गीगी साहब के साथ, जो कि तफसीली तौर पर बता रहे थे कि मईशत के क्या क्या मसाइल हैं और ताजर सनतकारों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बज़रिया स्काइप जनाब साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, स्पोक्स पर्सन भी हैं ये जनाब नवाज शरीफ साहब के, जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, दोनों के स्पोक्स पर्सन हैं। और मोहम्मद ज़ुबैर साहब से मैं बात करने से पहले उनकी आज की ट्वीट के मुतालिक बात करना चाहूँगा, जो मेरी बात की तायद कर रही है, जो मैं इतने अरसे से शोर कर रहा हूँ। ये ट्वीट दिखाइएगा मोहम्मद ज़ुबैर साहब की आज की, जिसमें कर्ज और वाजिबात के दरमियान मवाजना करके बताया गया है 2018 तक के आज़ादी के बाद से और अभी महज 3 साल के अंदर कितना बढ़ा है। तखमीना अगर देखिए तो 30 खरब जो है ये क्यूमुलेट हुआ था 71 सालों में, और आज की तारीख में इसमें 20 खरब रुपए का इजाफा हो गया है, जिससे एक पॉइंट की बाकी तफसीलियाँ बताएंगे। इससे इस पॉइंट की तायद हो जाती है नाजरीन कि मैं हमेशा से शोर कर रहा था कि जनाबे वाला आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान का मसला टैक्स ना था, ना टैक्स है, ना टैक्स होगा। ये सिर्फ एक ड्रामा है। पाकिस्तान नेवर नीडेड टैक्स, पाकिस्तान डजंट नीड टैक्स, पाकिस्तान नीड्स प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये इस चीज की तायद हो जाती है क्योंकि 3 साल के अंदर आपने रिकॉर्ड कलेक्शंस किए हैं, एफबीआर ने सारे रिकॉर्ड दुनिया के तोड़ दिए हैं टैक्स जमा करने के। लेकिन आप खुद देख लीजिए कि मवाजना आपके सामने है, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वेलकम करता हूं आपको शो में। थैंक यू जी अली, आपकी आवाज थोड़ी कटा के आ रही है। मैं कोशिश करता हूं कि इसको जोड़ जुड़ा के आपके सामने पेश करूं। क्या करूं, आजकल हुकूमत में बंदा कटा के ही बात करे तो अच्छा है, वरना लोग जोड़ जुड़ा के कोई क्लिप बना लेते हैं। तो मैं आपके सामने ये पेश करना चाहूंगा बात कि मसला कुछ इस नौयत का है कि मैं तो हर चीज में अपना मतलब निकाल लेता हूं, मैंने तो अपना मवाज़ने में निकाल लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस प्रूव्स that by bringing in a tax regime that PTI felt would collect taxes, unfortunately that didn't work out. In fact, what you are saying in your tweet is that it has been counterproductive. क्या कहते हैं आप? अगर मैं आपका सवाल समझाऊं, देखिए एक तो ये बहुत ही मतलब एंजॉय करने के अलावा बहुत ही परेशानी का मकाम है जहाँ हम कहते हैं कि ये जहाँ हमने आज से 3 साल पहले ये इमेजिन नहीं किया जा सकता, सोचा नहीं जा सकता था कि हम हाफ सेंचुरी कर्जों की क्रॉस कर लेंगे, हाफ सेंचुरी कर्जों की क्रॉस कर लेंगे।
और खास तौर पर अगर हमें देखें कि पीटीआई का जो प्लान था और जहां से हमने छोड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि 30 ट्रिलियन से वो 20 ट्रिलियन मतलब 10 ट्रिलियन कम करेंगे फर्स्ट 3 इयर्स में। ये उनका वादा था। उसके बदले उन्होंने 20 ट्रिलियन ऐड कर दिया। अब आज शाम आप देखेंगे कि वज़रा की एक लाइन हो, मेरा नहीं ख्याल है फाइनेंस के जो मशीर है वो आएंगे, हमाद अजहर जरूर आएंगे और भी कुछ वजीर आएंगे, क्योंकि इस चीज का दफा करेंगे कि 20 ट्रिलियन क्यों ऐड हुआ है, कि 2/3 जो है पाकिस्तान इतना कर्जा नहीं चढ़ा था जितना 2/3 चढ़ा था। अली, मैं आपको एक और यहाँ एक बात भी बता दूं, और जिससे पता चलता है इनकी नालायकी और समझ-बूझ के बगैर एक प्लान बनाना और वादे करना। इन्होंने कहा था कि जी इन्होंने जो कर्जे लिए मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के 10 साल में वो इतने हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने जेबें भरी हैं, इन्होंने लंदन में फ्लैट खरीदे हैं और यहाँ से बाहर पैसा लिया कर्जे लेके। तो इन्होंने कहा कि जी मैं एक डेट कमीशन बनाऊंगा, जो इन्होंने वादे के मुताबिक बनाया। जून 2019 में 19 जून 2019 में इन्होंने एक डेट कमीशन बनाया कि वो रिपोर्ट देगा कि जो खुद गए 10 साल के अरसे में कर्जों को लेकर मैंने उसके एक हफ्ते में लिखा था मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल, डेट कमीशन इज अ नॉन स्टार्टर, और मैंने उसमें वजूहात भी दी क्योंकि आप या तो मासूम है, आपको समझ बूझ नहीं, और आपके मशीर जो है गलत बातें बताती है। आप कर्जे की जो मेन रीजन होती है उसको समझने की कोशिश करें कि ये जो फिस्कल बजट डेफिसिट होता है उसकी बेसिक बुनियाद होता है। उसको 2.5 साल हो चुके उस अनाउंसमेंट को, डेट कमीशन रिपोर्ट को। मैंने 3 आर्टिकल्स लिखे रिमाइंडर वे कहा जगहों पर इनके वकीलों को कन्फ्रंट किया कि वो कहाँ है रिपोर्ट, और मैं आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल मैं चैलेंज करता हूँ कि ये कभी डेट कमीशन उससे क्या जाहिर होता है, झूठ बोल रहे थे, लोगों को दिलासा देते थे, लेकिन हुकूमत में आने के 8, 9, 10 के बाद भी है, तो इसका मतलब ये इनको बिल्कुल जगह लेके जा रहे थे। लेकिन जहां हम आज खड़े हैं ना, अगर ये 2 साल 1.5 साल ऐसे चलता रहा तो पाकिस्तान इकोनॉमी विल बी wrecked beyond recognition and beyond repair। अच्छा, आपसे मैंने एक और अहम सवाल भी पूछना है जिसकी वजह से ज़्यादा पाकिस्तान की मईशत में खलबली मची हुई है, लेकिन इदरीस कीकी साहब की जानिब दोबारा वापस जाता हूँ। इदरीस कीकी साहब, आपने साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की बात सुनी, इन्होंने मईशत के हिसाब से ये बताया कि ये लफ्ज़ भी इन्होंने इस्तेमाल की, ये बड़ी पुअर चीज़ है कि हुकूमत जो है वो अचीव नहीं कर सकी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो भी काम इन्होंने नहीं किया, अब उसके बाद क्या यू एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज अ बिजनेसमैन are willing to accept another mini budget that would increase energy cost, that might increase the price of commodities, that might increase your cost of production? जी इदरीस कीकी साहब। देखिए, मैंने पहले जिस तरीके से आपको बोला कि कमोडिटीज प्राइस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो बेस करती हैं वो बेस्ड ऑन इंपोर्ट इंटरनेशनल प्राइसेस पे करती हैं। उस पर गवर्नमेंट चाहे पीटीआई की होती है, चाहे मुस्लिम लीग नून की होती है, चाहे पीपल्स पार्टी की होती है, वो उस चीज को नहीं संभाल सकते थे जिस तरीके से जो है अभी हो रहा है। अब मैं एक मिसाल दूं कि इंटरनेशनल मेटल प्राइसेस, इंटरनेशनल कॉपर प्राइसेस, इंटरनेशनल आप किसी भी चीज का यू नेम इट, तो वो प्राइसेस ऊपर हो गए। आप पेट्रोल के प्राइसेस देख लें, आप पॉलिस्टर के प्राइसेस देख लें, आप कॉटन जो एक बेसिक प्रोडक्ट है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, जो कि तकरीबन है ना जिस पर मुल्क हमारा इन्हिसार करता है, 75% जो हमारी कंट्री जिस पर इन्हिसार करती है, तकरीबन 80% जो जॉब क्रिएट करती है वो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर है। अब उनका अगर काम माल बेसिकली जो है उनका पॉलिस्टर है या कॉटन है, ठीक है, कॉटन मोस्टली है। अब अगर वो इंटरनेशनल बढ़ जाता है, पाकिस्तान में भी उसका इफेक्ट आता है, तो ऑब्वियसली उससे जुड़ी हुई सारी चीजें वो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ जाता है। हम बीइंग इंडस्ट्रियलिस्ट, हम गवर्नमेंट से क्या कहते हैं कि हमें अनइंटरप्टेड पावर देते हैं, हमें गैस देते हैं, हमें पानी देते हैं। ये 3 बुनियादी चीजें हैं जिससे इंटरनेशनली कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, गैस का और पावर का किसी हद तक बन जाता है, लेकिन अगर इसको इन अनइंटरप्टेड मतलब हमें एक कॉम्पिटिटिव रेट पे, जिस कीमत पे इंडिया, बांग्लादेश या उन जगहों से बिजली और गैस मिलता है, उसी कीमत पे हमें दे दें।
हम बहुत ज्यादा कोई मराद नहीं मांगते हैं गवर्नमेंट से, हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं ताकि जब हम अपने बायर्स को यहाँ पर लेकर आ जाएं, जब हम आए तो वो जिन सड़कों पर चलकर आए उनको ना हो कि हम किसी नालों से गुजर के जा रहे हैं। ये हमारी बुनियादी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए आपको, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। मैं दोबारा से जरा जनाब मोहम्मद जुबैर साहब की जाने जाता हूँ। मोहम्मद जुबैर साहब, अब बात ऐसी है कि बड़ी नाजुक हालात हो गए हैं और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कभी ये लोग कह रहे हैं कि IMF मान गई, कभी कह रहे हैं मान जाएगी, कभी कह रहे हैं कि बात हमारी हो गई है, अब सिर्फ रस्मी बात रह गई है। ज़रा मुझे बताइएगा, आपका भी मुशाहिदा रहा है, आप बड़ी करीब से इन चीज़ों को देखते रहें, व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली क्या बात हो गई है IMF के साथ या अभी भी बहुत सारी पेचीदगियाँ बाकी हैं? क्या कहते हैं आप? लेकिन अब ये एक वो जो अली मुआहदा हुआ था ना PNP के साथ, इसका एक एनवेलप हमने देखा था, लेकिन अंदर पर्चा क्या था वो हमने आज तक नहीं देखा, वो एग्रीमेंट क्या था। तो IMF एग्रीमेंट नहीं है, जब तक हम वो देखेंगे नहीं तो हमें एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता चलेंगी, टर्म्स एंड कंडीशंस। बहरहाल जो हमें बताया गया वो खौफनाक चीजें हैं जो पाकिस्तानी साइड से बताया गया है। हमने टैक्सेस भी बढ़ाने, हमने टैक्स एग्जेम्पशन कम करने, डेवलपमेंट स्पेंडिंग भी तकरीबन 22% कम करनी है, और हमने इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइस भी बढ़ानी है। ये मैं कुछ सरकार को रोकेंगे। एनुअल डेवलपमेंट प्लान अगर आपको से 9 का खर्च नहीं होगा और उसमें जबरदस्त कटौती की जाएगी, जॉब क्रिएशन की डेवलप करनी होगी जो पहले 3 साल नहीं हुई, तो एक तो उसका होगा। दूसरा ये है कि अगर आप 5.8 ट्रिलियन से 1 ट्रिलियन आएंगे टैक्स की मद में करने के, तो वो लोगों पर और पर जो बोझ पड़ेगा, तो टैक्स तो शायद आप कर लें, लेकिन बहुत सी वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, टैक्स तो आप शायद रिसीव कर लें, लेकिन उससे इकोनॉमी ठप हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है लोगों के पास मार्जिन ताकि वो बिजनेस को सस्टेन कर सकें। इसी तरह से जो बिजनेस को सबसे ज्यादा हिट करता है वो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हिट करता है। और अब मैं पेट्रोलियम लेवल हर 4 रुपए बढ़ाएंगे पेट्रोल लेवी की। I just have to run off for a break. लेकिन ब्रेक से जब वापस, तो मैंने आपसे पूछना है कि यहाँ ऑपोजिशन अपना रोल क्या प्ले कर सकता है, क्योंकि बजट का मामला कुछ और होता है, मिनी बजट का मामला कुछ और होता है। डू वी नीड टू पास एनी लॉज और एनी लेजिस्लेशन फॉर ऑल ऑफ दिस? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, इदरीस गीगी साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें की मईशत के मुतल्लिक। बतौर एक सनतकार, एक ताजिर, उन्होंने बताया कि जनाब किन किन मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, फिर दोबारा दोहराते हुए कि अगर दोबारा से मिनी बजट आ जाता है तो किन परेशानियों का शिकार रहेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब को मैंने इंटरप्ट कर दिया बीच में, लेकिन मैं चाहूँगा मुख्तसरन अपनी बात को मुकम्मल ज़रूर कर लें जो ब्रेक पे जाने से पहले वो कर रहे थे। और साथ ही साथ एक और बात इनसे पूछना चाहूँगा कि ये हमें याद रखना है कि 19 नवंबर के बाद हालात मामलात बहुत बदल चुके हैं। इस्लामाबाद के भी और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द भी शहर हैं, वाह भी है, टैक्सिला भी है, मैंने सुना है पिंडी भी साथ ही इस्लामाबाद के एक शहर है। तो 19 नवंबर के हालात बदलने के बाद मैंने ऐसे सुना है कि शहबाज शरीफ साहब तो बार बार अपनी शेरवानी सिलवाते रहते हैं, खैर बाय द वे, लेकिन अब क्या होगा ये मुझे कुछ पता नहीं। मुख्तसरन मैं इनसे सियासी बात भी पूछ लेता हूँ क्योंकि उसकी वजह से बड़ा भौचाल आया हुआ, कोई मान नहीं रहा मार्केट में। मोहम्मद जुबैर साहब, असल में बात यह है कि सियासी तौर पर नोबडी इज विलिंग टू एक्सेप्ट थिंग्स हैव ड्रास्टिकली चेंज्ड इन द पास्ट कपल ऑफ डेज। और उसके अंदर क्या हुआ है कि दैट्स व्हाई द स्टॉक एक्सचेंज इज टेकिंग हैमरिंग एंड Pakistan's economic future looks a bit bleak because people don't know where we are going to go. You put up a show on 17th where all of the parliamentarians got together and perhaps tried to send a message that democratic forces are still united. But there are many question marks because of which stock exchange is going down and investors are getting a bit shaky. आपके इसके बारे में क्या व्यूज हैं, especially when you are the spokesperson of some of the most important politicians in this country? जी देखिए ना, हालात
लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है वो उसका सबसे ज्यादा असर होता है मईशत पर होता है। मईशत इज व्हाट इट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज़ बाय थोड़ा वाम मईशत सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत, सब चीजें जो है लोगों को हिट करती हैं और वो रिजल्ट होती है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपकी गवर्नेंस, आप फैसला साजी कर सकते हैं। तो अगर साल 3.5 साल के बाद इस वक्त एज वी टॉक इतनी बैटरिंग होती है स्टॉक मार्केट, आज में मुझे पता पिछले 2 दिन में 1500 पॉइंट्स गिरी है। वो जो कहते हैं ना सेंस, उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, तो कभी 6 महीने में 8 महीने में एक दफा होता है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अंडर इमरान खान का क्रैश का माने खत्म हो गया, इतनी दफा क्रैश होती है कि क्रैश इस तरह से करेंसी मार्केट। और जो सबसे ज्यादा खराब चीज होती है वो वाइल्ड स्विंग्स होते हैं। रेंज बाउंड हर चीज, हर मार्केट रेंज बाउंड तो लोग फैसला साजी अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि आपको जो भी करना है आप अंदाजा करते हैं मूव करने का एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक मार्केट महंगाई, अब मतलब यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा है और ऊपर से फिर ये धमाका खेज चीजें आ जाए। साकिब निसार फॉर्मर चीफ जस्टिस वो बड़े सीरियस है, उसको हम ये नहीं कहते कि साकिब निसार अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी हैं, बट अगर जो उनके ऊपर इल्जाम लगा है, पाकिस्तान की एक तारीख है जो वो इतनी जबरदस्त नहीं है, शानदार नहीं है। तो अब ये बड़ा अच्छा मौका है हमारी जुडिशरी के लिए कि इसको बिल्कुल साफ क्लीन होके बात, और अगर साकिब निसार साहब कसूर है तो उन्होंने उन पर इल्जाम लगाया है, उनको सजा भी चाहिए और एक उसका सबसे ज्यादा अच्छा असर होगा कि सजा मुझे और किसी और नहीं, को अभी इदारे सेम पेज पे होना हो, लेकिन मेरे ख्याल ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो सेम पेज पर आ गई है मुल्क के इदारों के मुतालिक। आई थिंक दैट्स I wouldn't like to comment here because I like to keep very quiet about the judiciary. You are politicians, you can face them. We are journalists. We would never like to take that kind of a risk. But I'll get back to you. यहाँ इदरीस गीगी साहब से मुख्तसर एक सवाल पूछना चाहूँगा। इदरीस गीगी साहब, असल में बात ये है कि अब आप एक सनतकार हैं, आप मुझे बताएं, are you shaky? Are you thinking that you have made investments or you are making decisions that may be impacted due to political instability in this country? Yes or no? जी. Yes, I am shaky due to power crisis, due to gas issues, due to water. मैंने पहले भी बोला कि ये बुनियादी चीजें हमें मिल जाएं। देखें, इंटरनेशनल हमें कॉम्पीट करना है इंटरनेशनल मार्केट में। अब अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए इन बुनियादी चीजों के साथ नहीं जा सकते तो वी कैन नॉट रन आवर फैक्ट्रीज, वी कैन नॉट रन आवर इंस्टीट्यूट। हम इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस का सामना कर लेंगे, हम इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का सामना कर लेंगे। वी कैन नॉट डू कि हम गैस अपनी खुद बना लें, हम अपने पावर जनरेशन लगा लें, हम पानी कहीं से इंपोर्ट कर लें। दिस वी कैन नॉट डू। आपने एक और बात की, मैं थोड़ा सा इसमें आपके सवाल को थोड़ा वसी करते हुए बताना चाहूंगा, थोड़े से डिटेल में। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। देखें, इस वक्त कराची जो है पाकिस्तान का वो वाहिद शहर है जो तकरीबन 55% एक्सपोर्ट कराची शहर से होता है। 60% ऑफ द रेवेन्यू इस शहर से जनरेट होता है। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट ये शहर मैक्सिमम जनरेट करता है। बट यहाँ का जो हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगर मैं अपनी फैक्ट्री से अपने घर पे शाम के वक्त अगर जाना चाहता हूँ तो 2-2 घंटे लग जाते हैं। यही हाल मेरे वर्कर्स का है। मेरे पास तो हाई स्पीड गाड़ियां हैं, वो बसों में धक्के खाकर आते हैं, उनको वही सफर जो है 3 घंटों में तय होता है। अगर ये चीजें हम गवर्नमेंट, IMF और ये सारी तो चीजें एक अपने साइड पर हैं, लेकिन वो शहर, वो जगह जहां से आपको अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग वाली जगह पर आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना के देंगे, आप बिजली पानी गैस नहीं देंगे, तो मुझे बताएं कि आगे आने वाले वक्तों में जहां हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ने के जो है परसेंटेज ज्यादा हैं, हमारे पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, हमारे पास बायर्स भी आने के लिए तैयार हैं। ट्रस्ट मी, I have run out of time. I apologize. I have run out of time. Next time I have requested मोहम्मद ज़ुबैर साहब that he should come to the studio, क्योंकि फिर हम ज़्यादा बेहतरीन अंदाज के अंदर गुफ्तगू कर पाएंगे। इदरीस गीगी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया that आपके साथ बात हुई। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर सम अप करते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब चलें, अब सम अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। और कंक्लूजन ये है कि मिनी बजट अगर आता है और उससे चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है तो आम आदमी हो, सनतकार हो, ताजिर हो, कारोबारी शख्स हो या सरमायाकार हो, सबका कारोबार मुतासिर होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो सियासी तौर पर इंस्टेबिलिटी है ये स्टॉक एक्सचेंज को क्रैश की तरफ लेके जा रही है। करेंसी का मामला कुछ इस तरह का है कि IMF के साथ मामला अभी तक, ये सब मेरे ख्याल से अभी तक कोई पक्की बात नहीं है। ये बिल्कुल कच्चा बेउबला अंडा है। हम बेवजह इसके ऊपर झगड़ रहे हैं कि जी हमारी बात हो गई है, तय हो गई है, बिल्कुल हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो डॉलर जो है वो इस वक्त तक जो है अपनी कदर खो चुका होता, रुपये मुस्तहकम हो चुका होता। बाकी सारी चीज़ें जो हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, अभी स्टोरी टेलिंग है, बहुत कन्फ्यूजन है। इस्लामाबाद में भी और उसके इर्द गिर्द जो शहर हैं वहाँ पर भी बहुत कन्फ्यूजन है। गवर्नमेंट बहुत डिस्टर्ब्ड है। तारीखें और कुरे निकाले जा रहे थे और उसी चक्कर के अंदर जो है वो कभी 17 तारीख को लेजिस्लेशन की गई, तारीख देख के, इस लूनर कैलेंडर की, यानी चांद की तारीख देख के 17 तारीख को आपको पता है पार्लियामान में बिल लाए गए। फिर 19 तारीख को चांद को ग्रहण लगा, इस वजह से किसी का शायद ऐसा हो सकता है किसी का अपॉइंटमेंट किया हो। अब यह है कि असल चीज़ ये है कि ये कन्फ्यूजन जो है माशी तौर पर मुल्क को बड़े बुरे तरीके से इफेक्ट कर रही है। मैं हुकूमत से गुजारिश करूँगा भाई मिनी बजट ना लेकर आएँ। अगर कोई आपने कोई टारगेटेड चीज़ करनी है तो वो फिर एक एक करके बहुत स्लोली करें। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।